Hello and welcome to everyone. Today we are going to discuss a brief history of law. I should call it a very brief history of law because it's a very lengthy topic. लेकिन हम इसमें बहुत थोड़ा सा टच देंगे कि कैसे आज मॉडर्न डे में इंसान लॉ की जिस शेप में हम बैठे हुए हैं, जिन लीगल इंस्टीट्यूशंस का इंसान आदी हो गया है, वो उसको थोड़ा सा हम उसके बैकग्राउंड में जाएंगे. So let us start. Okay. First, evolution of law. So law is an evolutionary process. Uh, History of law is as old as human. Ancient laws were usages and customs. Religious teachings were also important sources of law because a man used to believe in different myths at that time. किसी ने आग को खुदा समझ लिया, किसी ने सूरज को खुदा समझ लिया. तो ये इन तो जो वो इंसान सोचता था, जिस हिसाब से जिन रूल्स को उन्हीं उसी सोच के इर्द गिर्द उसने अपने रूल्स और लॉस को बनाना शुरू किया, क्योंकि आखिरकार ज़िंदगी तो उसने गुजारनी थी. फिर जो अगेन हम ये समझते हैं कि पहला जो इंसान जो ज़मीन पे आया थे वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे. एडम वाज द फर्स्ट ह्यूमन हु केम टू अर्थ. एंड सिंस देन, क्योंकि जब से इंसान ज़मीन पे आया तो उसने अपनी जो चीज़ें थी, जिन चीज़ों को वो यूज़ करता था, उनके ऊपर उसने अपना राइट एक्सरसाइज करना शुरू किया. और इस राइट के एक्सरसाइज करने से ही लॉ डेवलप बहुत रैपिडली डेवलप हुआ उसके बाद. तो आई हैव कॉल्ड इट दैट फॉर मी, ये मेरा पर्सनल जो इसमें मेरा एक ओपिनियन है, और दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई हैव मेंशन इट हियर. द इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, by the introduction leaps and bounds, law developed. And we see in the 20th century that there was great deal of inventions, and humans, we were progressing rapidly. और बहुत तेज़ी से कहा गया कि ये टाइम गुजरा. तो उस वक्त ऑफ कोर्स लीगल इंस्टीट्यूशंस की भी ज़्यादा ज़रूरत थी. तो ये डेवलपमेंट बहुत रैपिड हुई लीगल इंस्टीट्यूशंस की उस वक्त. बहरहाल, वाई इज़ इट नेसेसरी, वाई दिस क्वेश्चन is necessary? We need to understand that by reading the history of anything, we understand the concepts in a better way. By the understanding of, जैसा कि पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि to understand the nature of law, we need to understand the the history, that how it came into being. So first, this slide is about ancient laws that I have chosen. uh, uh, Ancient Egyptian law that was around 3000 before Christ, and I mean this is the oldest law that was found. The 20th second century BC saw the first law code by Urnamu. Ur means king, and it just contained crimes and punishments. Crimes of robbery and crimes of theft. I mean, these crimes uh, uh, were were dealt at that time, and there was nothing more into that, because उस वक्त के सोसाइटी को अगर आप देखें कि उस सोसाइटी में वो सोसाइटी इतनी कम्प्लेक्स नहीं थी. Then then there was ancient Indian legal text, because I have chosen this the Indian legal text to mention it here, क्योंकि इंडियन जो लीगल टेक्स्ट था ये उस वक्त किसी और रूल से इम्प्रेस नहीं था ये. और ये उनके बकौल ये डिवाइन है, जिसमें उसके बाद भी बेस्ट बेस्ट काफ़ी ज़्यादा बुक्स इसमें आई. तो जो उनका जो पहला जो था वो था अर्थशास्त्रा. ये इस बुक में, इस टेक्स्ट में गवर्नमेंट के बारे में, लॉ और इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया था, और ये 400 बिफोर क्राइस्ट. आई मीन अदर ओल्डर टेक्स्ट ऑफ कोर्स आल्सो, जिस अगर आप उनके महाभारता पढ़े या और दूसरी पढ़े, तो उसमें आपको इंटरनेशनल लॉ के कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, उनमें आपको प्लूरलिज्म के कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, उनमें आपको जो रिलीजियस टेक्स्ट है, जिनको वो धर्म कहते हैं, उस वो टेक्स्ट मिलता है. एंड इट इज़, एंड इफ यू गो इनटू दैट,
you will understand that they had some very highly developed legal concepts at that time. इंडियन जो रिलीजन है उसमें, जो उनकी रिलीजियंस बुक्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलप था लॉ. Next one is the ancient Chinese law. Ancient Chinese law, why I have again mentioned it, the reason is ये भी जो चाइनीज़ लॉ है वो किसी भी तरीके से एंशियंट चाइनीज़ लॉ किसी वेस्टर्न लीगल थ्योरी से, ना इस्लामिक लॉ से, ना हिंदू लॉ से वो इम्प्रेस है. उनकी अपनी ट्रेडिशंस थी एंशियंट चाइनीज़ जो लॉज थे, और वो काफ़ी हद तक जो मॉडर्न चाइना तक भी वो आए, और ये बड़ा रिसेंटली इनको चेंज किया गया. एंड देयर वाज अ देयर आर प्लेंटी ऑफ रीजंस फॉर दैट, क्योंकि शायद वो लॉ, और अगर आप उस लॉ को पढ़े तो आपको ये समझ भी आएगी कि कैसे वो लॉ आजकल के दौर में नाकाफ़ी है. तो बहरहाल उसमें जो जो नोन है वो किंग वू ऑफ शो यू डायनेस्टी, जो 1046 बिफोर क्राइस्ट टू 1043 बिफोर क्राइस्ट के दरमियान. एंड Chinese traditions were very different, not only from Western legal tradition but from Islamic or Hindu legal traditions. So this is very important now. Now we are coming into the main question, that is Greek legal traditions. The earliest survived ancient Greek law is Deros inscription 7th century before Christ, बट इट ओनली रेगुलेटेड द कंडक्ट ऑफ ऑफिशल्स देयर. अगेन उस वक्त की सोसाइटी को आप समझें कि वो सोसाइटी इतनी कम्प्लेक्स नहीं थी, तो इसलिए बहरहाल ग्रीक्स का जो लॉ है वो सरवाइव हुआ बिकॉज ऑफ द राइटिंग्स ऑफ प्लेटो, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल. और ये एरिस्टोटल मत को तो वेस्ट में जो है वो फादर ऑफ फिलोसफी, फादर ऑफ फिलोसफर्स भी कहा जाता है, कि सारे जितने फिलोसफर्स हैं सबसे बेहतर एरिस्टोटल था. तो ग्रीक्स ने एक जो आइडिया दिया था रिपब्लिक का, दैट वाज मार्वलस एंड इट पेव्ड द वे फॉर डेमोक्रेसी इन द होल वेस्टर्न वर्ल्ड आल्सो, क्योंकि रोमन्स ने उसी आइडिया को लेकर रोमन्स ने आगे अपना लॉ डेवलप किया, जिसके बाद जो इस वक्त दुनिया में हम जो लॉ देख रहे हैं वो रोमन्स से ही इम्प्रेस है ज़्यादा. और रोमन्स का जो लीगल ट्रेडिशन है, देवर इम्प्रेस्ड बाय ग्रीक लीगल ट्रेडिशंस. जो एंशियंट लॉज की हमने इससे पहले बात की है, वो लॉज अभी हमें उस तरह से नज़र नहीं आते, शायद वो मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में है. लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं ग्रीक ट्रेडिशंस या रोमन ट्रेडिशंस, इन्होंने इस वक्त की जो डोमिनेंट वेस्टर्न लीगल थॉट है उस पर बहुत ज़्यादा असर डाला था. रोमन लीगल थ्योरी में किंग रोमुलस वाज द फर्स्ट पर्सन हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ द रोमन एम्पायर, जो बाकायदा किंग था जिसने लॉज बनाए फॉर द गवर्नेंस. 12 टेबल्स अगेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये दुनिया की जो हिस्ट्री है लॉ की उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था, जिसमें टॉट्स के बारे में, पब्लिक और प्राइवेट लॉस के बारे में बताया गया, पर्सनल लॉस के बारे में उसमें बताया गया. फिर जस्टिनियन कोड था. जस्टिनियन कोड इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से थे. एक डाइजेस्ट्स में जो उस वक्त के बिखरे हुए रोमन लॉस थे मुख्तलिफ, उनको इकट्ठा करके लिखा गया डाइजेस्ट्स में. और इंस्टीट्यूट्स में पर्सनस, थिंग्स एंड एक्शंस, यानी कि कौन से लोग हैं वो किस तरह की चीज़ों पे किस तरह का एक्शन ले सकते हैं, इस तरह की बात, मतलब इनको बाकायदा वहाँ पे कोडिफाई किया गया. ये बाकायदा एक कोडिफाइड लॉ था जस्टिनियन. ये इसको पहला आप समझ लें कि ये पहला कोई कोडिफाइड कोई डॉक्यूमेंट था. उसके बाद है यूस नेचुरले एंड यूस जेंचुम. जूस पढ़ लें या यूस पढ़ लें, जिस तरह आपको ये इजी लगता है. तो फॉर्मर इज़ द नेचुरल लॉ. नेचुरल लॉ इज़ द लॉ ऑफ, रोमन्स नेचुरल लॉ को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे. इवन दे बिलीव नेचुरल लॉ वाज बेटर देन पॉजिटिव लॉ. पॉजिटिव लॉ जो मैन मेड लॉ से बेहतर है नेचुरल लॉ. एंड और जो ये यूस गेंटियम था वो अप्लाई होता था बेसिकली फॉरनर्स पे. बहरहाल रोमन रिपब्लिक जो थी, उस जो मेन इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रोमन रिपब्लिक में 3 चैम्बर्स थे. असेंबलीज, जिनका काम था वॉर और पीस को डिसाइड करना, कहाँ पे हमला करना है और कब वो पीस की ट्रीटी होनी है. सेनेट, जिसका कंप्लीट फाइनेंस पे, ट्रेजरी पे पूरा कंट्रोल था.
और कौंसल्स जो कि हाईएस्ट जुडिशियल पावर्स उनके पास होती थी। और उस वक्त जितने जो लॉज जो उनके रोज़मर्रा की लिटिगेशन होती थी वो उनकी हाईएस्ट यही पावर्स होती थी। अच्छा, सिविल लॉ, अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गाइस आई रिमेंबर वन थिंग, कि हो सकता है कि ये शॉर्ट नोट्स भी हों, यानी कि ये इटसेल्फ आपको शॉर्ट नोट के तौर पर भी आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज सिविल लॉ, व्हाट वाज द एंशिएंट रोमन लॉ, व्हाट वाज द ग्रीक हिस्ट्री ऑफ लीगल ट्रेडिशंस। तो उसमें प्लेटो, अरिस्टोटल, तो ये एज इट इज़, ये ईच एंड एवरी स्लाइड हैज़ इट्स ऑन कंटेंट। ये खुद से एक पूरा एक क्वेश्चन जनरेट करती है ईच एंड एवरी स्लाइड। अब सिविल लॉ जो है वो अगेन इट वाज इंस्पायर्ड बाय रोमन लॉ, इट वाज डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ रोमन लॉ यू कैन से। और स्पेशली जस्टिनियन जो लॉ था, जो जस्टिनियन कोड था, जस्टिनियन जो कि अभी जिसका मैंने जिक्र किया, जो बिजेंटीन एम्पायर, जो रोमन एम्पायर का जो एक हिस्सा था, जिसके ऊपर हाकम था जस्टिनियन। इसको आप मज़ीद आप इसको पढ़ें, इसको सर्च करें। तो ये बेसिकली जस्टिनियन लॉ से और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था सिविल लॉ। और दैट इज़ द रीज़न वाई इट वॉज कोडिफाइड, ये प्रॉपरली कोडिफाइड इसको किया गया बाद में। और इट स्प्रेड ऑल ओवर द कॉन्टिनेंटल यूरोप। कॉन्टिनेंटल यूरोप से मुराद आपका पूरा जो मेन लैंड यूरोप है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड के अलावा, या जो दूसरे और जिसमें आप आइसलैंड कह लें, उसके अलावा जो है वो बाकी तकरीबन सारा यूरोप जो है उसको आप कॉन्टिनेंटल यूरोप कहते हैं। तो कॉन्टिनेंटल यूरोप में बहुत तेज़ी से सिविल लॉ फैला। इसमें एक स्पेशली जो नेपोलियन, जो फ्रांस का नेपोलियन था, उसका कोड जो है वो दैट वाज अ मार्वलस मास्टरपीस, जो इसका सिविल प्रोसीजर कोड था बेसिकली वो। और उस सिविल प्रोसीजर कोड को मुख्तलिफ दुनिया में, ना सिर्फ ईस्टर्न यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में, साउदर्न यूरोप में, इटली तक में उसको अपनाया गया। ठीक है, दुनिया में उसको अपनाया गया। लेकिन ऑफ कोर्स जब आप कहते हैं ना कि अपनाया गया, तो उसका मतलब ये भी होता है कि उसको अपने मुताबिक ढालना भी होता है। ये नहीं होता कि बिल्कुल उसको स्पेसिफिकली अडॉप्ट कर दिया गया। बट यस, ट्रेडिशंस फॉर फ्रॉम नेपोलियनिक कोड एंड दैट वाज सिविल प्रोसीजर कोड वाज अडॉप्टेड। फिर उसके बाद जर्मनी ने 1900 में एक सिविल कोड अपना बनाया, जो कि रशिया ने उसको अडॉप्ट किया बाकायदा, उसको जापान ने भी अडॉप्ट किया गया, और इवन चाइना में भी उसको अडॉप्ट किया गया। जबकि टर्की और ब्राज़ील में जो था वो स्विट्ज़रलैंड का जो कोड्स थे, स्विट्ज़रलैंड के जो कोड्स थे उनको अपनाया गया। अगेन ये सब सिविल लॉ ट्रेडिशंस है, सब रोमन लॉ के डिसेंडेंट्स है, और मिलते आपस में इनका कनेक्शन बनता है। फिर साउथ अमेरिका जो है पूरे का पूरा, चूँकि वो ज़्यादातर वो स्पेन के अंडर रहा, तो ब्राज़ील के अलावा तकरीबन बाकी सब में स्पेनिश सिविल लॉ सिस्टम ही अडॉप्ट किया गया। तो इससे आपको ये भी ज़रूरत है कि दुनिया में बहुत सारे ममालिक में, ज़्यादातर ममालिक में सिविल लॉ सिस्टम अपनाया जाता है। कॉमन लॉ डायरेक्ट डिसेंडेंट तो नहीं है, लेकिन इट वॉज हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय रोमन लॉ। It was not codified but mainly relied upon judicial decisions which are called precedents. It was evolved by the passage of time in UK and later on in her colonies. जो जिस चीज़ पे यूके कब्जा करता रहा वहाँ पे भी कॉमन लॉ आता रहा। कॉमन लॉ बेसिकली कोडिफाई नहीं था। अब थोड़ा बहुत इसमें अब कोडिफिकेशन है। अब अगर आपसे ये कोई मतलब इफ समबडी आस्क्स यू अ क्वेश्चन के यूके के जो लॉ है उसके सोर्सेज क्या हैं, तो आप कह सकते हैं कि भाई स्टैट्यूट promulgated by parliament which are basically codes are also part of ब्रिटिश लॉ। तो बहरहाल कॉमन लॉ जो है वो अगेन कस्टम्स पे, कन्वेंशंस पे, जुडिशल डिसीजंस पे बेस करता था, ज़्यादा जुडिशल डिसीजंस पे ज़्यादा बेस करता था बेसिकली। और आफ्टर बिकमिंग मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, यूके हैड टू कोडिफाई हर लॉज, बट स्टिल हर कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली अनरिटन एंड बेस्ड ऑन कस्टम्स। यूएसए जो है वहाँ पे भी कॉमन लॉ है, लेकिन उन्होंने पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में जो है वो यूके ने किया। तो इसका मतलब आप देखें कि कॉमन लॉ यूके में भी है, वो यूएसए में भी है। सॉरी, यूएसए ने पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दिया ना, तो यूएसए भी है कॉमन लॉ, लेकिन वहाँ पे उन्होंने उसमें चेंजिंग लाई। पाकिस्तान और इंडिया में भी कॉमन लॉ सिस्टम ही है, लेकिन यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सो देन इस्लामिक लॉ, ऑफ कोर्स ये भी हिस्ट्री ऑफ लॉ में एक इम्पॉर्टेंट है टॉपिक है ये इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ शरिया इज़ बेस्ड ऑन होली टेक्स्ट ऑफ कुरान, हदीस, इजमा एंड कियास. The one who drives the law is called mujtahid, and there are
सर्टन कंडीशंस टू बी अ मुजतहिद। हर आदमी, ये नहीं है कि हर आदमी कुरान पढ़ के या हदीस पढ़ के वो इजमा भी कर सकता है या वो कियास भी कर सकता है। नो, मुजतहिद, उसके लिए मुजतहिद होना लाजमी है। मुजतहिद की बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं विच यू मे स्टडी इन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द फर्स्ट ह्यूमन टू रिवील शरिया। सो हेयर यू सी, क्योंकि अक्सर जो आपने लॉज पढ़े वो हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में देखे। यहाँ पे जो लॉ है वो उस तरह से हिस्टोरिकल डेवलप नहीं हुआ, वो डायरेक्ट रेवलेशन थी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। And it was properly okay, but it was properly codified in Ottoman Empire, so very 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 later stage, 1869 और 1876 के दरमियान ओटोमन एम्पायर ने इसको सिविल कोड्स की सूरत में पार्शली इसको किया, लेकिन उससे पहले ये कोई बाकायदा कोडिफाई इसको नहीं किया गया था, और डायरेक्ट उन्हीं सोर्सेज से लॉ को एक्सट्रैक्ट किया जाता था। डिफरेंट लीगल इस्लामिक स्कूल्स जिन्होंने इसमें इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में बहुत उन्होंने इसको प्रमोट किया, उसमें जो इस्लामिक जो लॉ था उसको फॉर्मुलेट किया, उसमें हनफी हैं, मालिकी हैं, शाफी, हम्बली और जाफरी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। जस्ट लाइक अदर लॉ इट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड अदर लॉज, इस्लामिक लॉ ने बहुत से दूसरे लॉज को इन्फ्लुएंस भी किया। वेस्टर्न ट्रेडिशंस में इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स को वो उसमें है, जिस तरह जो ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट है वेस्ट में, ट्रस्ट बनाने का, वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट से आया। इस तरह पोजेशन के कॉन्सेप्ट्स थे, जो ऑनरशिप के कॉन्सेप्ट्स थे, उस वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक वेस्टर्न लीगल ट्रेडिशन में ये कॉन्सेप्ट आया। लेकिन इस्लामिक लॉ के ऊपर भी जूइश लॉ और रोमन लॉ का असर था, कि जब ये लॉ बने, जब मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स ने लॉज की इंटरप्रटेशन की, तो उस वक्त बिकॉज इट्स नेचुरल कि मुख्तलिफ लॉज आप पे असर डालते हैं और आपका लॉ मुख्तलिफ लॉज पे असर डालता है। सो अनलाइक अदर लॉज, मैनी ऑफ इट्स ट्रेडिशंस आर अनचेंजेबल। फॉर एग्जांपल, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर the text of Quran cannot be changed. The commands which are given straightforward in Quran can never be changed. तो ये नहीं कहा जा सकता कि सोसाइटी के साथ लॉ चेंज होता है, लेकिन इस्लामिक लॉ की चंद एक कमांड ऐसी हैं जो चेंज नहीं हो सकती, उनके ऊपर उनकी चेंजिंग तो हो ही नहीं सकती। So, to conclude all of it, law is derived from Germanic word lag, which means fixed. ये हम पिछले क्वेश्चन भी कर चुके हैं। History of law is as old as human being. World has borrowed heavily from Greek and Roman legal traditions. For दुनिया में इस वक्त जो लॉ बेसिकली ज़्यादा चल रहा है वो रोमन लॉ और ग्रीक लॉ की ट्रेडिशंस को ही लेके चला जा रहा है। In modern day, Western legal traditions are dominant, though local customs and religious beliefs have also become the part of local laws. जिस तरह पाकिस्तान में भी अगर कॉमन लॉ है इंग्लैंड का, लेकिन उसके अंदर इस्लामिक जो वो उसके अंदर इस्लामिक टच है। हमारा पर्सनल लॉ इस्लामिक ही है पाकिस्तान में, इस तरह इंडिया में हिंदू जो पर्सनल हिंदू लॉ है इट स्टिल एग्जिस्ट देयर, लेकिन फॉर श्योर कॉमन लॉ ट्रेडिशंस के साथ। So guys, this was the whole question. I hope it was fruitful for you. Again, if you still have some confusion, do ask me. You have my WhatsApp, so I hope that ये क्वेश्चन कम से कम इसमें जो बातें थी उससे आपको एक मेन जो वेरी ब्रीफ एक आइडिया आपको हो गया होगा। फॉर श्योर दिस इट कैन बी वेरी लेंथी, क्योंकि ख़ुद से अगर रोमन एम्पायर को देखा जाए जिसकी 1000 साल एक की तारीख है, इस्लामिक लॉ को देखा जाए, सिविल लॉ को देखा जाए, कॉमन लॉ को देखा जाए, तो ये सब एक फुल फ्लेज लेंथी टॉपिक्स हैं। तो आई होप कि ये आपको इस चीज़ की समझ में आई होगी कि सिविल लॉ किस तरीके से अब इस दुनिया में चल रहा है और कॉमन लॉ किस तरीके से इस दुनिया में इस वक्त चल रहा है। थैंक यू।